हेलो स्टूडेंट्स, हम विलयन के अंदर कल तक हमने पढ़ा सांद्रता और सांद्रता के बाद में पढ़ी सांद्रता की इकाइयाँ और फिर हमने उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स किए। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। तो ठोस की विलेयता, गैस की विलेयता, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। द्रव की द्रव में विलेयता, इनको अलग अलग पढ़ेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा एक बार पीछे चलता हूं। मैंने आपको बताया था अगर विलायक गैस हो तो विलयन कहलाता है, गैसीय विलयन। अगर विलायक द्रव हो तो विलयन कहलाता है द्रव विलयन, और अगर विलायक ठोस हो तो विलयन कहलाता है ठोस विलयन। यहां हम बात करेंगे द्रव विलयन की। सारे के सारे नियम हम पढ़ेंगे द्रव विलयन के रिस्पेक्ट में, यानी कि द्रव में ठोस घुला हो, या द्रव में द्रव घुला हो, या द्रव में गैस घुली हो। और एक मैंने आपको विलयन का प्रकार बताया था, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुसंगी विलयन, बहुअंगी विलयन। तो यहां इस लेसन में हम सारे के सारे विलयन जो है उनको द्विअंगी मानते हुए, आधार मानते हुए पढ़ेंगे, और ये नियम ऐसे कैसे सभी प्रकार के विलयनों पर लागू हो जाते हैं। तो पहली बात, हम यहां जो विलयन पढ़ेंगे उसके अंदर विलायक कौन सा मानेंगे? द्रव, लिक्विड फेज में सॉल्वेंट मानेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ठोस की विलेयता की बात करता हूं, ठोस की द्रव में विलेयता। देखिए, मैं इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? निश्चित ताप पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, दाब कांस्टेंट है, एक वायुमंडलीय पहले से। निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक, देखिए मैंने यहां विलायक की मात्रा को भी कांस्टेंट कर दिया और अपनी मर्जी से मान लिया 100 ग्राम। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस की ग्राम में मात्रा, जो विलय पदार्थ हम घोल रहे हैं उस विलय पदार्थ को हम किस में लेंगे? तोल कर लेंगे, काउंट करके नहीं लेंगे बल्कि तोल कर लेंगे। इसलिए मात्रा किस में होगी? ग्राम में। ग्राम में अधिकतम घुलनशील मात्रा, यानी कि ग्राम में ली गई वह मात्रा विलय पदार्थ की जो कि मैक्सिमम घुल सकती है किसमें? 100 ग्राम विलायक में। कब? स्थिर ताप पर या निश्चित ताप पर। वो मात्रा कहलाती है उस ठोस की विलेयता। और जितनी विलेयता है उतना विलय पदार्थ घोल दिया जाए। तो हमने वेरी फर्स्ट क्लास में इस बात को पढ़ा था कि ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन को हम एक बार फिर से देख लें। निश्चित ताप पर 100 ग्राम, हमने यहां भी मात्रा निश्चित कर दी, 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस की ग्राम में अधिकतम घुलनशील मात्रा ठोस की विलेयता कहलाती है, और इस अवस्था में विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अगर मैं इसी डेफिनेशन को दूसरे शब्दों में लिखूं, आपको एग्जाम में ऊपर वाली लिखनी है राजस्थान बोर्ड के बच्चों को, और एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स हैं वो नीचे वाली डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं इजीली। तो देखिए, निश्चित ताप व दाब पर, निश्चित ताप व दाब पर, पहली कंडीशन मैंने ऐसे कैसे उठा ली? यहां मात्रा को हमने काउंट करके लिया है 100 ग्राम, और 100 ग्राम एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको मैं दूसरे शब्दों में लिख सकता हूं, निश्चित ताप व दाब पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। समझ में आ गई? ये दोनों डेफिनेशन सेम है, खाली लैंग्वेज का डिफरेंस है थोड़ा सा। अब ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला आता है विलेय ठोस तथा विलायक की प्रकृति, और दूसरा आता है ताप। मैं पहले कारक पर बात करूंगा, उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हम पहले कारक की बात करते हैं, विलेय ठोस तथा विलायक की प्रकृति। विलेय ठोस तथा विलायक की प्रकृति। देखो बेटे, इसको आप अच्छे से समझो पेशेंस के साथ। एक बात तो यह है कि आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। लाइक डिसॉल्व लाइक। देखिए, जो आयनिक यौगिक हैं वो ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलेंगे। मैं आयनिक यौगिक ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल NaCl या KCl या KNO3। ये किसी ध्रुवीय विलायक जैसे कि H2O में आसानी से घुलते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जल का अणु ध्रुवीय होता है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़े हैं हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण इस पर होता है आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन परमाणुओं पर होता है आंशिक धनावेश। जब इनको पानी में घोला जाता है तो ये आयनों में टूट जाते हैं। मैं NaCl का एग्जांपल ले लेता हूं। NaCl के टूटने से बनता है Na+ और Cl-। इस Na+ को जल के अणु का ऑक्सीजन वाला सिरा घेर लेता है। सपोज करो ये जल के अणु हैं, जल का ऑक्सीजन वाला सिरा इस सोडियम को घेर लेता है। तो यहां ये बीच में Na+ है, सोडियम आयन धनायन है और ये सारे के सारे द्विध्रुव है। इनके बीच में जो आकर्षण है इसका नाम होता है आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। तो इस क्रिया के कारण ऑक्सीजन इस धनायन के साथ आकर्षण से जुड़ जाते हैं। इस क्लोराइड को जल का अणु इस तरीके से घेरता है कि इसका जल का धनावेशी सिरा यानी कि हाइड्रोजन वाला सिरा इसके पास आए। इस तरीके से तो यहां भी ऋणायन और द्विध्रुव के बीच में अन्योन्य क्रिया हो रही है। तो मैं कह सकता हूं कि आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलते हैं। क्यों? इसलिए घुलते हैं क्योंकि आयनिक यौगिक और को जब ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है तो यहां पर आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल स्थापित हो जाता है, इसलिए आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलते हैं। अब मैंने आपको बताया लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। तो अनायनिक यौगिकों की अगर मैं बात कर लूं, अध्रुवीय ठोसों की बात कर लूं, तो ये घुलेंगे अध्रुवीय विलायकों में। जैसे मैंने ले लिया S8 सल्फर ले लिया ठोस, या मैंने ले लिया ठोस आयोडीन I2, ये घुलेंगे अध्रुवीय विलायक जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इन सब में घुलेंगे। देखिए बेटा, 12th की एग्जाम में तो आप विलेय ठोस विलेय और विलायक की प्रकृति के बारे में इतनी बात लिख देते हो ना, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको पूरा स्कोर मिलेगा। लेकिन मैं इससे आगे आपको एक बात समझाता हूं और वो बात आपके आगे नीट के लिए और IIT के लिए यूजफुल है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। समान समान को घोलता है, ध्रुवीय विलायक के अंदर आयनिक यौगिक आसानी से घुल जाते हैं। इसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया, आयन द्विध्रुव
अन्योन्य क्रिया, इसके कारण ऐसा होता है। और अध्रुवीय ठोस जो होते हैं वो अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलते हैं। बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इससे आगे सुनो, आप 3 अलग अलग ठोसों पर विचार करो और मैं एक विलायक ले लेता हूं, जल। विलायक मैंने कांस्टेंट ले लिया जल, और विलायक सॉल्वेंट मैंने क्या लिया है, कांस्टेंट वाटर, जल ले लिया बेटे। मैं विलेय यहां पर 3 ले रहा हूं। एक मैंने ले लिया विलेय पदार्थ नमक NaCl, एक मैंने ले लिया शर्करा C12H22O11, और एक मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर एग्जाम्पल चौक ले लिया। ठीक है, अब मैंने इस पानी को लेकर इसके अंदर, ये मेरे पास में है सॉल्वेंट वाटर, इसके अंदर मैंने डाला नमक। आप देखते हो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सारा नमक इजीली डिसॉल्व हो जाता है थोड़े से पानी में। अगर मैं ले लूं शर्करा, शुगर, और इसको डालूं, घोलूं, तो आपने सुना होगा ठंडे पानी में चीनी कम घुलती है। घर पे शिकंजी बनाते हो आप लोग तो मम्मी कहती है कि बेटे ठंडे पानी में चीनी मत घोलना, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में चीनी घोलना। लेकिन अगर इस ठंडे पानी को गर्म किया जाए, यानी कि पानी का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो वो चीनी घुल जाती है इजीली। लेकिन अगर मैं चौक को डालूं पानी में, तो आप देखते हो ये नहीं घुलता। लंबे समय तक पड़ा रहे तो भी थोड़ा बहुत टूट के वहीं गिर जाता है पात्र के पैंदे में, लेकिन डिसॉल्व नहीं होता, घुलता नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है, आप इस बात को समझिए। बेटे मान लीजिए मेरे पास में 1 मोल NaCl का क्रिस्टल है, तो 1 मोल NaCl का निर्माण कैसे हुआ आप जानते हो। NaCl के क्रिस्टल का निर्माण हुआ तो 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन एक दूसरे के पास आए। जब विपरीत आवेश के आयन एक दूसरे के पास आते हैं तो इनमें आकर्षण होता है, और आकर्षण के कारण ऊर्जा निकलती है। जब ये आयन इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि एक धनायन को अधिकतम ऋणायन घेर लेते हैं और एक ऋणायन को अधिकतम धनायन घेर लेते हैं, तो एक जालक का, लैटिस का निर्माण होता है। और इस जालक के निर्माण के समय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस उत्सर्जित की गई ऊर्जा को जालकन ऊर्जा कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब बेटे यहां 1 मोल NaCl का निर्माण हुआ और इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज हुई क्रिस्टल बनते टाइम, उसको कहेंगे लैटिस एनर्जी, जालकन ऊर्जा या जालक ऊर्जा। जब मैं नमक को पानी में डालता हूं, तो पानी में डालता हूं तो जल के अणु जो होते हैं, ये जल के अणु ये आपका NaCl है। ये जल के अणु आकर इस NaCl से टकराते,
जब जल के अणु इस NaCl से टकराएंगे तो टक्कर के कारण ये इसको ऊर्जा देंगे, और जल के अणुओं द्वारा दी गई ये ऊर्जा जल योजन ऊर्जा हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। बेटे, अगर जल के अणु इनको इतनी ऊर्जा दे दे कि जो जालकन ऊर्जा थी वो तो इनको मिल ही जाए और उसकी तुलना में और ज्यादा ऊर्जा मिल जाए, तो ये क्रिस्टल टूट जाएगा और ये पदार्थ पानी में घुल जाएगा। पहली बात तो NaCl ने जो ऊर्जा त्यागी थी यानी जालकन ऊर्जा, वो कम थी, इसलिए जब इसको पानी में घोलते हैं तो पानी जो इसको ऊर्जा देता है वो जालकन ऊर्जा की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको उतनी ऊर्जा तो मिल ही जाती है कि ये दूर हटे, बॉन्ड टूटे, और फिर उसके अलावा और ऊर्जा मिलती है तो ये दूर दूर भी हो जाते हैं। इसलिए NaCl जो है पानी में आसानी से घुल जाता है, सोडियम क्लोराइड इजीली डिसॉल्व हो जाता है। नमक के लिए अगर मैं कहूं लैटिस एनर्जी जल योजन जालकन ऊर्जा जो है इसका मान कम है हाइड्रेशन एनर्जी जल योजन ऊर्जा से। हम यहां लिख देते हैं जालकन ऊर्जा को कहते हैं लैटिस एनर्जी Le, और जल योजन ऊर्जा को मैं सिंबल के रूप में ले रहा हूं हाइड्रेशन एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए He। लैटिस एनर्जी Le, हाइड्रेशन एनर्जी He। नमक के लिए लैटिस एनर्जी की तुलना में हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू अधिक होती है, इसलिए ये हो जाता है विलय, डिसॉल्व, घुल जाता है। लेकिन अगर यहां पर होता C12H22O11 शर्करा, तो सुक्रोज या शर्करा के लिए लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लगभग बराबर होती है रूम टेम्परेचर पर। इसलिए क्या होता है कि जब जल के अणु से टकराते हैं, इसको ऊर्जा देते हैं, तो बॉन्ड तो टूट जाता है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो दूर दूर हट जाए मॉलिक्यूल, और जब तक दूर नहीं हटेंगे तब तक डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए ठंडे पानी में नहीं घुलता। पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो तो फिर जो ऊर्जा हमने इसको गर्म करने में दी है, पानी के अंदर जो एनर्जी एक्स्ट्रा है, वो एनर्जी लेकर ये मॉलिक्यूल यहां से दूर हटेंगे, और इसीलिए चीनी ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में अधिक घुलती है। अब इससे आगे अगर मैं बात कर लूं चौक की, तो उसके लिए लैटिस एनर्जी का मान बहुत ज्यादा होता है हाइड्रेशन एनर्जी से, इसलिए जल के अणु इतनी ऊर्जा दे ही नहीं पाते कि वो लैटिस ब्रेक हो जाए, और इसी कारण चौक पानी में नहीं घुलता। तो ठोस विलेय पदार्थ की और विलायक की प्रकृति विलेयता को किस तरीके से प्रभावित करती है? समान समान को घोलता है, इसलिए ध्रुवीय विलायक के अंदर आयनिक यौगिक आसानी से घुलते हैं, और अध्रुवीय विलायक के अंदर अध्रुवीय ठोस आसानी से घुलते हैं। दूसरी बात मैंने आपको यह बताई कि जो विलायक है उसके अंदर जो विलेय पदार्थ डाला जाता है उसकी जालकन ऊर्जा का मान, यदि विलायकन ऊर्जा, देखो मैंने यहां पानी लिया तो पानी को जल कहते हैं, इसलिए जो विलायक की ऊर्जा थी वो विलायकन ऊर्जा कहलाती है, उसको मैंने पानी के नाम पे कह दिया जल योजन ऊर्जा। अगर मैं कॉमन बात करूं, किसी भी विलायक की बात करूं, तो मैं कहूंगा विलायकन ऊर्जा। तो ये विलायकन ऊर्जा का मान जब ज्यादा होता है जालकन ऊर्जा से, लैटिस एनर्जी से, तब तो वस्तु इजीली घुल जाती है।
अगर इन दोनों का मान लगभग बराबर होता है तो ठंडे विलायक में नहीं घुलती, गर्म विलायक में घुलती है। और अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू अधिक हो हाइड्रेशन एनर्जी से, विलायकन ऊर्जा से, तो विलेय पदार्थ नहीं घुलता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर आगे बात करते हैं। अगली बात आती है बाबू ताप, टेम्परेचर। देखो, विलयन बनने की इस क्रिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो है विलेय और एक है विलायक। इन दोनों के घुलने से जो समांगी मिश्रण बनता है उसको हम कहते हैं विलयन। अब यहां पर जो जो कंडीशन पॉसिबल है वो क्या है? मैं विलेय और विलायक दोनों की पूर्ण आंतरिक ऊर्जा को, एंथैल्पी को मान लेता हूं H1। इनके घुलने से या तो ऊर्जा निकलेगी या ऊर्जा का अवशोषण होगा। दोनों ही कंडीशन में विलयन के लिए पूर्ण आंतरिक ऊर्जा एंथैल्पी का मान बदल जाएगा, या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इसकी एंथैल्पी चेंज हो गई और मैंने मान ली H2। ऐसे में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H क्या होगा? विलयन की एंथैल्पी माइनस विलेय प्लस विलायक की एंथैल्पी, यानी H2 माइनस H1। अब यहां पे तीन केस हैं। यदि H1 ग्रेटर देन H2 तो ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब ऊर्जा निकल गई, तभी तो मान छोटा हो गया, कम पड़ गया मान। ऊर्जा निकल गई, रिएक्शन में ऊष्मा छेपी है, अभिक्रिया, यह ध्यान रखने वाली बात है। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा H H2 माइनस H1, साइन उसका होगा जो बड़ा है, H1 बड़ा है, H1 का साइन नेगेटिव है तो ये साइन हो गया नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू जीरो से छोटी होती है या जीरो से बड़ी होती है? जीरो से छोटी होती है। डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब यहां डेल्टा H का मान कम है जीरो से। पहली कंडीशन, इतनी बात समझ में आ गई आपके? दूसरी कंडीशन, यदि H1 छोटा है H2 से, H1 लेस देन H2, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? डेल्टा H, H2 बड़ा है, H2 का साइन पॉजिटिव है तो डेल्टा H आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू तो जीरो से बड़ी होती है, तो ऐसे में डेल्टा H का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन जीरो। H2 की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब इसने ऊष्मा का अवशोषण किया है, ऊष्मा का अवशोषण करके ये बनाया है। इतनी बात आपके समझ में आ गई?
जब ये कंडीशन हो, ये वाली कंडीशन हो, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, कारण समझाऊंगा अभी। और ये वाली कंडीशन हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। समझो बात को। हमने लासातेलिये का नियम पढ़ा था 11th क्लास में, और लासातेलिये नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया उस दिशा में चलती है जो लगाए गए प्रभाव को निरस्त कर सके। बेटे सिंपल बात बताओ, गर्मी में कूलर एसी अच्छा लगता है? सर्दी में टेम्परेचर ज्यादा करो तो अच्छा लगता है। पहली रिएक्शन पे विचार करो, पहली कंडीशन पे विचार करो, H1 बड़ा है और H2 छोटा है, यानी कि इन दोनों की कुछ ऊर्जा निकल गई और कुछ ऊर्जा रह गई। जो ऊर्जा रह गई वो विलयन की ऊर्जा है, विलयन की एंथैल्पी है। जो ऊर्जा निकली वो टेम्परेचर हीट एनर्जी के रूप में निकलेगा, और ऐसी क्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आपने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड की बात है कि ताप बढ़ाने से क्रिया प्रदीप दिशा में चलती है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं ताप बढ़ा दूंगा तो विलयन बनना नहीं चाहेगा। तो ये विलयन तब बने जब मैं इस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए ताप का मान कम कर दूं। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, H1 कम है, H2 ज्यादा है। अब भाई टेम्परेचर कम है, एनर्जी कम है, बढ़ाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। हम देंगे तो हम इसको उष्मा दे रहे हैं, अभिक्रिया उष्मा शोषी है। अभिक्रिया उष्मा शोषी है तो टेम्परेचर देंगे तभी विलय विलायक आपस में घुलकर विलयन बनाएंगे। आज हमने पढ़ा ठोस की विलेयता के बारे में, विलेयता की डेफिनेशन के बारे में। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा गैस की द्रव में विलेयता। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।